हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम लोग करेंगे हमारी एनसीईआरटी 8th क्लास की एनसीईआरटी हमारे अतीत। तो जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी के तहत मैं चाहती हूँ कि मैं जितना इजी आप लोगों को इसमें चीज़ें यहाँ पर बता सकूँ, उतना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर टोटल 8 चैप्टर्स दिए गए हैं। इन 8 चैप्टर्स में से हम सबसे पहले करेंगे प्रारंभिक कथन। इसके अंदर बताया गया है कि जो हमारी हिस्ट्री है भाई, यानी जो इतिहास होता है, उस इतिहास को पढ़ने का क्या फ़ायदा है, इसके डेफिनेशन क्या है। सर्वप्रथम इतिहास अगर हम जानते हैं तो उस इतिहास को हम किसके इर्द गिर्द जानते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप मेंस की तैयारी करोगे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पर अगर पूछा गया है कि इतिहास क्या है, या फिर इतिहास में जो तिथियां होती हैं, जो डेट्स होती हैं, उनका इतना महत्व क्यों है। इतिहास में हम लोग केवल कुछ यानी जो व्यक्तिगत चीज़ें हैं, जो किसी पर्सनैलिटी को अगर हम सेंटर में रख कर बात करते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें हमें देखने को क्यों मिलती हैं। तो पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला चैप्टर जिसमें हमें देखने को मिल जाती हैं चीज़ें भाई, ये आपको इमेज दी गई है यहाँ पर, पूना के दरबार में संधि व हस्ताक्षर समिति। प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। सर्वप्रथम याद रखिएगा, मैं केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही आप लोगों का फोकस करवाऊंगी, बाकी हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं रीड आउट करती रहूँगी और जो इम्पोर्टेंट होगा केवल उसी को ही हाईलाइट करूँगी। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कैसा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का प्राइम माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते रहो। क्या इतिहास के बारे में यही धारणा हमें देखने को मिल जाती है? चलिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में हमें बताता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसा कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद की बातों में अंतर करने लगते हैं और बातों को समझने लगते हैं। इसमें आप लोग यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये इतिहास की डेफिनेशन बन जाती है कि इतिहास क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से पता चलेगा, इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में हमें बताता है, जिसका रिलेशन इस बात से है कि अतीत की जो चीज़ें थी वो किस तरह से थी और अभी रिसेंटली टाइम बदलने पर हमें किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इस तुलनात्मक चीज़ को ही इतिहास कहा जाता है। और इतिहास एक रचनात्मक क्रिया है जिसमें हम पूर्व की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नई नई खोज करते रहते हैं और उसमें नई नई रचना को ही हम इतिहास कह सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास में जो चीज़ें हमेशा देखते रहते हैं, ऐतिहासिक सवाल उसमें नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो कि कुछ ऐसा हमें दिख रहा है, वह हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं कि वाकई इतिहास होते हैं। किसी व्यक्ति की सड़क किनारे चाय की घूंट भरते हुए आपने देखा है, हैरान हो जाते हैं। और चाय या कॉफ़ी पीना के चलन कब शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी जब देखते हैं तो उसका चलन के ध्यान में आता है कि उसको कब शुरू किया गया होगा। रेलगाड़ी से आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से करते थे, इसके बारे में हमें चीज़ें पता चलेंगी। सुबह सुबह अखबार पढ़ते समय आप किस समय यह जानने के लिए उत्सुक हो उठते हैं कि किस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों की जानकारी कैसे मिलती होंगी। ये सभी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, ये सभी हमें इतिहास को बनाने में या जानने में सहायता करती हैं। अब आएगा सबसे इम्पोर्टेंट है, इस इमेज को आप ज़रूर देखिएगा कि ये इमेज किस प्रकार की है भाई। यहाँ पर बताया गया है कि एक ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है, यहाँ पर ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इसके द्वारा एक क्वीन है जिसको कुछ सौंपा जा रहा है, यहाँ पर इसको हाईलाइट किए देखिए, इसी के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण विक्टोरिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल के द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण 1782 रॉबर्ट क्लाइव के रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पर फोकस कीजिएगा। पहली चीज़, जेम्स रेनेल के द्वारा भारत का सबसे पहला नक्शा जारी किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर इनके द्वारा हिंदुस्तान का, न केवल भारत का बल्कि हिंदुस्तान का पूरा नक्शा तैयार किया गया था।
और इसमें दिखाने का प्रयास किया गया था कि भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक जो रेनेल थे उनके द्वारा बताया कि इस तस्वीर में भारत के लोग स्वेच्छापूर्ण अपने प्राचीन पवित्र जो ग्रंथ हैं वो ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। आ रहा है समझ में? यानी हमारे जो धार्मिक जिनको हम मानते थे, कौन? ब्राह्मण, वो अपने क्या कर रहे, सभी ग्रंथ सौंप रहे हैं ब्रिटेनिया को। यानी ब्रिटिश साम्राज्य से भारतीय लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मानो वे उस भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने वाले आग्रह कर आए हैं और हमारे भारत की संस्कृति को वे सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, ये दिखाने का प्रयास किया गया उस नक्शे के माध्यम से भी। अब आएगा, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय पर बार सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीने में नाप कर ही देखा जाता है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई में गलत हो जाता है जो लंबे समय से चलती आ रही हो। हम कहेंगे कि जो जलवायु परिवर्तन है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आप लोगों को, जो जलवायु परिवर्तन है हम कहेंगे कि वो कई वर्षों से चलता आ रहा है। क्या मैं इसमें कोई तिथि दे सकती हूँ या दे रही हूँ? ऐसा तो हो नहीं सकता भी। मैं कहूँ कि पिछले 10 सालों से, पिछली सदी में भी कोई प्रॉपर डेट क्या हमें ईयर देखने को नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गलत हो जाता है किसी स्पेसिफिक चीज़ को अगर हम डेट दे देते हैं। भारत में लोगों के अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया। इसमें हम एक लंबी प्रक्रिया और धीरे धीरे चलने वाली चीज़ें देखने को मिली होंगी। इस तरह से कई प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि हमें देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई तिथि नहीं बता सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा जब आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश इतिहास कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में इसी प्रकार के, आकस्मिक घटना नहीं थी बल्कि यह एक क्रमिक रूप से चलती आ रही चीज़ थी। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, ये डेट हम लोग बता सकते हैं, परंतु एक लगभग हम लोग लिखते हैं साथ में। और अर्थव्यवस्था या समाज पर किस प्रकार के बदलाव आए, यह बताना संभव हमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि वो भी एक क्रमिक प्रक्रिया थी। ये सारी चीज़ें लंबे समय से घटती रही अवधि की ही बात करते हैं कि किस अवधि में बात हुई थी, परंतु डेट बताना इसमें लगभग नामुमकिन हो जाता है। इतिहास को तारीखों से जोड़कर ही क्यों देखा जाता है, ये क्वेश्चंस बन जाते हैं कि लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर ही क्यों देखते हैं या इतिहास तारीखों से जोड़कर ही क्यों बना हुआ है। यहाँ पर आप क्या कहेंगे, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। राजा महाराजाओं उनकी नीतियों के बारे में होता था और ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ और कौन सी लड़ाइयाँ उसके द्वारा लड़ी गई थी, कब मरा, उसके बाद उसका शासक कौन बना। हम लोग आज भी यही पढ़ते आ रहे हैं लगभग। इस तरह की घटनाओं को निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इतिहासों की तिथियों का यहाँ पर महत्व बन जाता है। परंतु पिछले 2 सालों से अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा है कि इतिहासकारों ने अन्य कई मुद्दों पर भी नज़र डाला है। किस तरह के भी, कि उस साम्राज्य के अंदर लोगों की रोजी रोटी कैसी थी, ठीक है, वे क्या पैदा करते थे, यानी खाद्य अनाज क्या थे, वे कौन से पेय पदार्थों का यूज़ करते थे, शहर किस प्रकार से बने हुए थे, क्या बाजार व्यवस्था ग्रामीण थी, शहरी थी, और जो उनका व्यापार सिस्टम था केवल अपने देश के अंदर, अपने राज्य के अंदर था या फिर विदेशी व्यापार भी देखने को मिल जाता था, किस तरह की रियासतें बनी थी, नए विचार पनपे, समाज और संस्कृति के बारे में भी यहाँ पर ये हमें बताते रहते हैं। इसको आप ज़रूर देखिएगा। ये यहाँ पर एक इमेज हमें देखने को मिल रही है, ये विज्ञापन है भाई, और ये विज्ञापन हमें लिप्टन, इस चीज़ को देखिएगा, लिप्टन के द्वारा इसको दिया गया है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिल जाती है कि नए उत्पादकों के लिए बाजार किस तरह से तैयार हुए और किस तरह की नई रुचियाँ चलन में आई। इंपॉर्टेंट है भी, यानी जो बाजार व्यवस्था थी, बाजार व्यवस्था में नए नए जो प्रोडक्ट्स थे वो बनते गए और पुराने प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी हमें बेहतरीन देखने को मिली और बाज़ारों की बढ़ती मांग के साथ ही नए बाज़ार भी उभरने लगे। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया ये एक जो हमने ऊपर देखा है विज्ञापन है, इसमें संकेत दिया गया कि दुनिया भर में शाही लोग यही चाय पीते हैं। यानी यहाँ पर ये जो पर्सनैलिटी दी गई है, यहाँ पर बताते हैं कि केवल फेमस लोग इसको पीते हैं। ये भारतीय महल इसमें दिखाया गया है, आ रहा है समझ में, ये देखिए, ये है भारतीय महल और इसमें सामने है ब्रिटिश शासन को दिखाया जा रहा है, यानी ब्रिटिश इस चाय को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है, ड्यूक कनॉट इसको पदवी दी गई थी।
अब आ जाता है, अगर तारीखों की बात करते हैं, जो तारीखें राजाओं महाराजाओं की कहानियाँ, उनके जन्म कुंडली, उनके पुत्र के बारे में सब कुछ बताती हैं, उनके युद्धों के बारे में बताती हैं, वो तारीखें इतनी महत्वपूर्ण हो क्यों जाती हैं, या उनको इतना ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है? जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, परंतु उनका महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को लेकर ही मान कर चलते रहते हैं। अब मैं कहूँगी कि सिकंदर कब आया। अब मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक घटना का जिक्र किया है कि सिकंदर भारत में कब आया, ना ही मैंने अकबर के बारे में पूछा है, ना ही मैंने मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछा है। XYZ में कुछ और बात कर ही नहीं रही। तो महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि मैं उस खास घटना के बारे में बात कर रही हूँ, और अध्ययन का विषय यहाँ पर बदल जाता है क्योंकि मैं यहाँ पर पर्सनैलिटी फोकस कर रही हूँ। नए मुद्दों पर ध्यान देने लगे हैं आज के समय में, तो वहाँ पर तारीखें भी बदल जाती हैं। उदाहरण देते हैं हम। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने, जो कि इतिहास में लिखे गए हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल यहाँ पर महत्वपूर्ण बताते हैं। हम लोग जितना भी यानी मॉडर्न इंडिया के अंदर पढ़ते हैं तो ब्रिटिश के जितने भी गवर्नर जनरल थे उसके इर्द गिर्द ही, यानी जो वायसराय थे, जो वॉरेन हेस्टिंग से स्टार्ट होते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन तक, हमें इसके इर्द गिर्द ही पूरा भारतीय इतिहास देखने को मिल जाता है। परंतु इनमें बताया गया है कि न केवल जो ब्रिटिश हमें वायसराय या गवर्नर जनरल देखने को मिल जाते हैं, उनके अलावा भी हमें तिथियों को अगर देखना है तो इस प्रथा को बदलना होगा। ये सब कुछ यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं। और गतिविधियाँ उपलब्धियों के आधार पर तय, इनके जो गतिविधियाँ थी उसी के आधार पर सारी तिथियाँ और हमें उपलब्धियाँ देखने को मिल जाती हैं। अगर हम इतिहास के अलग ढंग से नहीं लिख सकते तो गवर्नर जनरलों के इतिहास की चौखटों पर ही भारतीय समाज के विभिन्न समूहों वर्गों की गतिविधियों को ध्यान में नहीं दिया जाएगा। हमें पहले इन गवर्नर जनरल की जो तिथियां हैं, घटनाएं हैं, उनको बदलना होगा, तभी हम भारतीय समाज की डेप्थ तक नॉलेज को समझ पाएंगे। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं भाई? यानी इतिहास को टुकड़ों और अध्यायों में ही क्यों लिखा जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि हर एक अध्याय में कुछ भी सामंजस्य रहे। मकसद कहानी को इस तरह से सामने लाने का होता है कि आसानी से समझा जा सके, याद रखा जा सके। अगर हम सबको एक साथ मिलाकर रखेंगे तो हम लोग उनको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इस प्रक्रिया से हम पाते हैं कि सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, भारतीय इतिहास की गतिविधियों वहाँ पर मायने नहीं रखती है, वहाँ पर उनकी कोई जगह नहीं होती है। तो फिर क्या किया जाए, हम इसको कैसे बदल सकते हैं? सर्वप्रथम हमें इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, जिसका अर्थ है कि हम जिन तिथियों को महत्व दिया गया है वो अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अब हमें नई तिथियों की ओर बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम तिथियों को कैसे तय कर सकते हैं? अगर हमें नई तिथियां इतिहास के लिए चाहिए हैं, अगर हम पुराने गवर्नर जनरल, वायसरॉय जो उनके द्वारा अधिकार किया गया था, उनकी तिथियों या उनके इतिहास से अलग जाना चाहते हैं, तो हमें किस ओर अपना फोकस करना पड़ेगा? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, नाम याद रखिएगा, ने भारत को विशाल खंडों में बांट दिया था अपनी एक बुक में, जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास। इस बुक के अंदर उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 ईरा में बांट दिया। इन तीन कालखंडों में बांटने के पश्चात उन निर्धारण को ज़्यादा लोगों ने मान लिया। क्यों? क्योंकि भारतीय इतिहास को समझने के और कोई तरीका अभी रिसेंटली हमारे पास नहीं था। जेम्स मिल, याद रखिएगा, मेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये अभी रिसेंटली प्रीलिम्स के एक पेपर में पूछा गया था। जेम्स मिल के द्वारा भारत को 3 कालखंडों में बांटा गया था। यस, 3 कालखंड कौन कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंड। इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों की जा रही थी, या इसकी क्या वजह थी? हम एक दौर की खासियत, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच में आए बदलावों का क्या महत्व है। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज, जो समाज की जो सभ्यता है, उसके मामले में यूरोप से वो लोग पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुस्लिम तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। अब आप खुद सोचिए, क्या जेम्स मिल के द्वारा जो ये कालखंड बांटे गए हैं, क्या ये सही हैं?
देखिए, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के आने से पूर्व हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का राज था। क्या यहाँ पर बौद्ध साम्राज्य नहीं था? क्या बुद्ध धर्म देखने को नहीं मिला? क्या जैन धर्म देखने को नहीं मिला? या फिर हम कहेंगे कि हिंदू और यहाँ पर मुसलमान थे, तो जोधा अकबर आप लोगों ने सुना ही होगा, तो वहाँ पर तो वो मिलकर काम कर रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि धार्मिक जातिगत बंधनों पर अविश्वास हमें देखने को मिल जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं था। बस इन्होंने जो ब्रिटिश टाइम था उसको काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश की है। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानून को लागू किया जाए। मिल ने यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए था, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। यानी ओवरऑल इनके द्वारा बताया गया कि भारत में पहले कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे लोग सुखमय जीवन जी सके, वो केवल अंधकारों में जी रहे थे। परंतु जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पर लोगों को ज्ञान दिया गया और सुखी जीवन प्रदान किया गया। अरे भाई, इतना ही सब कुछ था अगर ब्रिटिश के पास, तो पहली चीज़ भारत में आए क्यों? उनके आने से पहले भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस भारत में उन्होंने इतने लूट क्यों मचाई? उस भारत पर राज करने के लिए उन्होंने भारतीयों को, यानी एक मध्यम वर्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर वो इतने ही मूर्ख थे तो? यहाँ पर इनकी ये जो राय है, इसको बस आप एक नॉर्मली याद रखिएगा, जो मिल के द्वारा कही गई है, परंतु इसके तर्क में भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इतिहास की धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार में दूर देखा गया था। इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्वेश्चन मार्क है। यानी जो जेम्स मिल के द्वारा 3 कालों को विभाजित किया गया है, क्या भारत सच में ऐसा ही था, या फिर इसमें कुछ हमें बदलाव देखने को मिल जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्या इतिहास के दौर में केवल हिंदू या मुस्लिम का दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों के तहत धर्म एक साथ नहीं चलते थे? इसी युग को केवल उस शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत है। ये सभी क्वेश्चंस बताए गए हैं कि क्या ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं? क्या हम लोग मिल की ही धारणा पर चल सकते हैं? अब नई चीज़ बताएंगे आपको कि जेम्स मिल की जो धारणा थी उससे हटकर बात करते हैं। उनके द्वारा क्या कहा गया? भारतीय इतिहासकारों ने आमतौर पर जो काल है उसको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखा है। इस विभाजन की अपनी समस्या है। इतिहास के इन कालखंडों में बंटने की यह समझ थी कि ये पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता के ताकतों के विकास के युग पर माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? इस पर बहुत कुछ हमें यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। अब आप लोग देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यहाँ पर आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इसे औपनिवेशिक युग की संज्ञा देते हैं। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उपनिवेशवाद क्या है, औपनिवेशिक वाद क्या है। अगर हम जानें कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों राजाओं को दबाव बनाकर अपना शासन स्थापित किया, आप देखेंगे कि उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटने के लिए राजस्व वसूल किया और अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमतों पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण यहाँ पर बदलाव हमें देखने को मिले। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यता और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में भी बदलाव आया। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है। बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये आप लोगों के लिए डेफिनेशन बन जाती है कि उपनिवेशिक क्या होता है। पहली चीज़, जब एक देश के द्वारा दूसरे देश पर अधिकार कर लिया जाता है या दबदबा बनाया जाता है और उस देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उसमें हमें बदलाव देखने को मिलते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्द ही आप समझ जाएंगे कि सारे वर्ग समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर पाते हैं, और जो हमें बुक देखने को मिली है उसमें हम अतीत की सही से डेफिनेशन नहीं कर पा रहे हैं।
हम किस तरह जानते हैं? भारतीय इतिहास के 250 साल के करीब यानी 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहास के मुख्य किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। अब आ जाएगा अंग्रेजी शासन के द्वारा तैयार किए गए जो भी सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, इतिहासकारों का क्या आएगा, महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना ज़रूरी है। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है, उन पर वाद विवाद किया जा सकता है और ज्ञान, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन संस्कृति पैदा होती है। देखिए, ये मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि पहली चीज़, अभिलेखों की आवश्यकता क्यों थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमें हमारे जो इतिहास है उसमें जानने में अभिलेख कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कैसे महत्वपूर्ण होंगे? हमें हर एक निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले और सहमति, जांच को साफ साफ लिखना और उसको समझना हमारे लिए आसान बन जाता है। ठीक है, उन पर वाद विवाद करना आसान बन जाता है। उनके ज्ञान, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है या ज़्यादा इजी हो जाता है। अंग्रेजों को यह भी लगता है कि तमाम अहम दस्तावेज पत्रों को संभाल कर रखना भी ज़रूरी है, लिहाजा सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए गए हैं। हमारे इंडिया में हर एक स्टेट का अपना एक आर्काइव डिपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। इवन नेशनल आर्काइव हमें इंस्टीट्यूट देखने को मिला है, NIA हमारे दिल्ली के अंदर है। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी आदि रिकॉर्ड रूम हमें देखने को मिल जाते हैं और अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब इन्होंने बताया है 19वीं शताब्दी यानी 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों, ज्ञापन जो आज भी हमें हमारे अभिलेखागार में देखने को मिल जाते हैं, वे उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में हमें बताते हैं। जिला अधिकारियों के द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, बैठे अफसर प्रांतीय अधिकारियों को भेज सकते हैं। निर्देश के माध्यम से उसमें हमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है, यानी जो भी चीज़ रिटर्न में होगी उस रिटर्न के यानी जो हमें जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं, उसमें किसी प्रकार की बदलाव की संभावना नहीं रहती है। अब मैं आपको कह रही थी कि हमारे भारत के अंदर भी एक अभिलेखागार है, 1920 के दशक में बनाया गया था। एक्चुअली रिसेंटली ही मेरा यहाँ पर जाना हुआ था, तो मैं कहूँगी कि ये बहुत शानदार है भाई। नई दिल्ली के अंदर निर्माण हुआ था और आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो आप नज़दीकी से इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यानी जो उनके द्वारा लिखा गया था, किस प्रकार से लिखते थे, उनकी छपाई की तकनीक क्या क्या थी और वह प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई में किस प्रकार के प्रतियां बनाई जाती थी, उसके बारे में बताया गया है। देखिए, अब है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो चीज़ें दी गई हैं, इनके द्वारा संग्रहालय के पौधे के नमूने एकत्र किए गए थे, उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ाने वाली नहीं हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। यानी जो रिसेंटली अंग्रेज़ों के जितने भी यहाँ पर हमें लेटर्स देखने को मिल जाते हैं, उसके आधार पर जो इतिहास हम जान पाते हैं, वो बताया गया है कि इस सर्वेक्षण का हमें क्या महत्व देखने को मिल जाता है। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया था। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने अपने शासन व्यवस्था में भारतीयों को शामिल करना शुरू कर दिया था। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार किया गया और बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। बेहद 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत तक यहाँ पर हमारा नक्शा तैयार हो चुका था। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए थे। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ पर मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास, फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना की जाती थी और जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, यानी प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि दूसरे सर्वेक्षण भी किए गए थे। अब आप लोग मुझे फटाफट से ये बताइएगा, 19वीं सदी के आखिर में यानी 10 साल में, एक डेकेड में जो सेंसस शुरू किया गया था, वो कब शुरू किया गया था? देखिए, शुरुआत की गई थी
1872 के अंदर, और रेगुलर बेसिस पे हमें देखने को मिल जाता है 1881 के अंदर, 19वीं सदी के आखिर में। और यहाँ आप लोगों को एक चीज़ और कही गई है, जनगणना में सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या के साथ साथ उनकी जाति, ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। जातिगत जनगणना भी की जाती थी, बट 1931 के अंतर्गत जातिगत जनगणना को रोक दिया गया था, यानी जो कास्ट बेस जो सेंसस था उसे रोक दिया गया था। परंतु अब हम बात करेंगे कि जो 2027 के अंदर, यानी जो 2026 के अक्टूबर एंड 2027 के अंतर्गत जो सेंसस लाया जा रहा है, उस सेंसस में हमें कास्ट बेस सेंसस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ दिया गया है, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। रिकॉर्ड्स में विशाल भंडार तो हमें बहुत कुछ बता सकते हैं, परंतु फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे रिकॉर्ड्स हैं केवल। ठीक है, और तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। ये हैं भाई, इस चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से हमें विद्रोह की घटनाएं देखने को मिल गई थी, और ये हमें यहाँ पर शासन करते हुए, और यहाँ पर ये मजदूर देखने को मिल जाते हैं, कारीगर देखने को मिल जाते हैं। इस तस्वीर के नीचे लिखा था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। हुआ क्लियर, ये लूट खसोट की चीज़ें हैं। और इस अंग्रेजों की नज़र विद्रोही जनता लालची दुष्ट बेरहम थी, और इस विद्रोह के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर 5 में पढ़ लेंगे। सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन किन चीज़ों में थी, वो क्या क्या चीज़ें बचाए रखना चाहते थे, वो सब कुछ हमें रिकॉर्ड्स में देखने को नहीं मिलता है। उनके क्या इरादे थे और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी, इसमें कहीं ना कहीं हमें मैनिपुलेशन देखने को मिल जाता है। अगर हम दूसरे स्रोतों की तलाश करें, ठीक है, अगर यहाँ पर हम दूसरे स्रोतों की तलाश करते हैं, उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्रा, यात्रियों के संस्मरण, लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें, ये हमें दूसरे स्रोत देखने को मिल जाते हैं, परंतु इनकी छपाई एक तो बहुत मुश्किल थी। ज़रूरी नहीं है कि वो छपे भी होंगे या फिर आज तक उनके घर वालों ने उन डायरियों को सेव रखा होगा। तीर्थ यात्राओं के बारे में उनके द्वारा लिखा भी गया है नहीं, तो सब व्यक्तियों के बारे में जानना यहाँ पर मुश्किल बन जाता है। नेताओं और सुधारकों अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा करते थे, कवि उपन्यासकार अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे, परंतु आम जन इस प्रकार की गतिविधियां नहीं करता था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब क्या आएगा, सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे, और ये आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों में जिंदगी गुजारने वाले गरीबों के अनुभवों से गुजर रहे थे, परंतु उनके बारे में सही से चीज़ें नहीं बता पाते हैं कि वो ज़िंदगी के किस फेज से गुजर रहे थे और उन्होंने क्या क्या चीज़ों को फेस किया। ठीक है, चलिए आज पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी हिस्ट्री के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 क्लास 8th। ठीक है, चलिए सही और गलत बताइएगा। सही और गलत है। सही, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीन कालखंडों में बांटा। सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होता है। तीनों में से कौन सा सही आएगा अभी? मुझे तो केवल एक लगा है। देखिए, जेम्स मिल के द्वारा ईसाई की जगह क्या आएगा, ब्रिटिश काल के अंदर बांटा था। 3 काल देखने को मिल गए। सरकारी दस्तावेजों से हमें समझने में मदद मिलती है कि वहाँ के जो ऑफिसर्स क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और क्यों करते हैं, केवल ये बारे में पता चलता है। आम लोगों की राय हमें देखने को नहीं मिलती है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है, उसमें क्या समस्याएं हैं, वो समस्याएं मैंने आपको पढ़ा दिया है। कौन कौन सी समस्या आ जाएगी, उनके द्वारा ये बताया गया कि केवल हिंदू और जो मुस्लिम शासन थे, यहाँ पर तानाशाह चलता था, यहाँ पर हमें क्या कहते हैं, अंधविश्वास की चीज़ें देखने को मिल जाती थी। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर व्यापार बहुत ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, केवल हिंदू राजा ही नहीं थे, हिंदू के साथ साथ यहाँ पर मुस्लिम राजा भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, और वो दोनों मिलकर भी शासन चलाते थे। तो हम केवल हिंदू राजा या केवल मुस्लिम शासकों का शासन नहीं कह सकते हैं। हिंदुओं के शासनकाल में काफ़ी सारे मुस्लिम थे जो अधीनस्थ काम करते थे, काफ़ी उच्च पदों पर भी थे, और मुस्लिम शासन में भी काफ़ी हिंदू, जैसे टोडरमल ले लीजिए अकबर के टाइम पीरियड में, तो काफ़ी सारे ऐसे हिंदू थे जो कि उनके
काफ़ी उच्च स्तरों पर या उच्च पदों पर बैठे हुए काम कर रहे थे। ठीक है, हमें कालखंडों में यहाँ पर विभाजन देखने को मिल जाता है। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? अंग्रेजों के द्वारा सरकारी जो दस्तावेज थे उनको अभिलेखों के माध्यम से सुरक्षित रखा है, और उनके लिए हमें अलग अलग राज्यों के अंदर और नेशनल लेवल पर आर्काइव डिपार्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आर्काइव इंस्टीट्यूट्स देखने को मिल जाते हैं। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है? देखिए, पुलिस में आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, पुलिस में किसी के द्वारा कोई क्या कहते हैं, डकैती की गई है, मारपीट की गई है, वो घटनाएं देखने को मिलेगी। परंतु इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं, ये क्या जुटाएंगे यहाँ पर जानकारी कि हम लोग देखेंगे कि जो मारकाट की गई थी या फिर कहीं पर अगर हिंसागत घटना हुई थी, ठीक है, उस हिंसागत घटना के अंदर पुलिस क्या देखेगी? सस्पेक्ट को ढूंढेगी कि यहाँ पर निर्दोषी कौन हो सकता है, किस कारण से हुआ था विद्रोह, क्यों हुआ था, और यहाँ पर इतिहासकार क्या देखेगा? कब हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या थी, मेन मंशा क्या थी, इरादे क्या थे उसके किसी भी विद्रोह को बढ़ावा देने के। ठीक है, और वहाँ पर क्या ये चीज़ ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर किसी के द्वारा कोई भी कारण हमें देखने को मिल जाता है, किसी के द्वारा किसी की हत्या की गई है, तो पुलिस क्या करेगी? हत्यारे को पकड़ लेगी। परंतु इतिहासकार क्या करेगा? उस कारण में अगर उसके द्वारा हत्या की गई तो एक्चुअल में कारण क्या था, क्या उसकी हत्या भी सही है, हमें डिबेट देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? क्या आप आज की दुनिया में कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये हमारे किसी काम का नहीं है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो हमारी होगा NCERT 8th। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसमें आपको जो भी चेंजेस लगते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।